हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 जहां पर एंटीना हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ डेफिनेशंस, किस तरह से एंटीना इवॉल्व हुआ, बेसिक प्रिंसिपल और एंटीना पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले कुछ बेसिक से फिनोमिना हम याद रख लें ताकि हम आगे जो चीज़ें आने वाली हैं अच्छे से समझ पाएं। जैसे एक मेटेलिक हॉट ऑब्जेक्ट की आप बात करें, अगर कोई मेटेलिक हॉट बॉडी है तो आप ये समझ जाते हैं कि पास उसके अगर जाइएगा तो यहाँ पर दूर से ही आपको ये पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर एनर्जी वहाँ पर है। दैट मीन्स इसकी जो हॉट रेडिएशंस हैं वो यहाँ पर भी आपको पता लग जाएंगी। दैट मीन्स दिस हॉट बॉडी इज एमिटिंग radiations in the form of infrared signals. Same like this, एंटीना भी हमारा काम करता है। हॉट बॉडी कैसे एमिट करती है रेडिएशंस, इसका हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इस सब्जेक्ट में, बट ये पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है एंटीना में भी लागू होता है, जहाँ पर कहा कि एंटीना हमारा रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को। किस तरीके से ये रेडिएट करता है, हम दो लॉज के बारे में जानते हैं। एक तो गॉस लॉ, गॉस लॉ बताता है हमारा D डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, ओके। तो दूसरा बताता है H डॉट डी एल इक्वल्स टू आई। तो ये दोनों लॉज हमने पढ़े हुए हैं, गॉस लॉ और दूसरा एम्पियर्स लॉ। तो इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है चार्ज। और जब मैक्सवेल की थर्ड लॉ चेंज हुआ और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आए तो यहाँ पर भी चार्ज की टर्म आ गई। दैट मीन्स अगर हमारा चार्ज फ्लो करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एज पर द गॉस लॉ, ओके। तो अगर Q हमारा फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। Q दैट मीन्स E और I दैट मीन्स H। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरीके से वहां पर एमिटेंस होगा रेडिएशंस का। तो इन बातों को चलिए ध्यान में रखते हैं और चलते हैं अपने फंडामेंटल्स को पढ़ने। तो बात करते हैं रेडियो सिग्नल्स की, क्योंकि एंटीना रेडियो सिग्नल्स को ही तो ट्रांसमिट करता है। रेडियो सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड मौजूद होती हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीना ओनली, ओके। सो एंटीना को हम इसीलिए कहते हैं, एरियल भी बोलते हैं, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि अगर मेरा कोई ट्रांसमिटिंग एंटीना है और दूसरी तरफ रिसीविंग एंटीना है, यहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं ईएम सिग्नल्स जो कि स्काई में जाते हैं और रिसीवर साइड पर आ जाते हैं, ओके। सो ये एक इंटरफेस का काम करता है एंटीना, एक ट्रांसमिशन सिस्टम और फ्री स्पेस या फ्री स्पेस और रिसीवर सिस्टम के। तो इसीलिए इसकी एक डेफिनेशन बनाई जिसको कहा कि रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला जो ये डिवाइस है एंटीना, ये एक ट्रांसड्यूसर है। जो ट्रांसड्यूसर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ईएम वेव्स के अंदर कन्वर्ट करता है और रिसीवर साइड में ईएम वेव्स को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ एंटीना। और साथ ही साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं जब एंटीना हम पढ़ रहे हैं। वो क्या कि हम इसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए भी काम करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर टेम्परेचर सेंसर की तरह भी काम करते हैं। और क्योंकि इस टाइप की सेंसिंग को हम बोलते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, तो WSN फील्ड में भी इसका बहुत यूसेज होता है। डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स प्रेजेंस, मतलब हम डिफेंस के अंदर, सिक्योरिटी पर्पस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए भी एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से एंटीना का इवोल्यूशन हुआ। हम कंसिडर करते हैं एक रेडियो जनरेटर G, और वो एक ट्रांसमिशन लाइन जो मेटेलिक ट्रांसमिशन लाइन है उससे कनेक्टेड है एक ओपन लूप में, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा G है और ये ट्रांसमिट कर रहा है रेडियो वेव्स, बट आप यहाँ देखें लास्ट में ये क्या है, ओपन एंडेड है। इसका मतलब ये है कि सिग्नल कहीं एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, लोड तो यहाँ नहीं है। दैट मीन्स एक छोटा सा इंस्टेंट हम देखें कि चार्ज मेरा यहाँ जाएगा, पोलैरिटी चेंज होगी, फिर दोबारा वो दूसरी लोकेशन पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिंग सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, बुक के अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो दो लाइनें हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, ये लाइनें कोई कनेक्शंस नहीं है, ये कोई वायर्स नहीं है, केवल ये I और V के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर बता रही है। आप देख सकते हैं I यहाँ मैक्सिमम, V यहाँ मिनिमम, V यहाँ मैक्सिमम, I यहाँ मिनिमम। आप जानते हैं VI इज कांस्टेंट, ओके। सो ये पर्टिकुलर चीजें उस वेव फॉर्म को बताती हैं, तो इसमें आपके कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए।
अब मानते हैं कुछ ऐसी सी सिचुएशन जहां पर आपकी स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो रही हैं, चार्ज मेरा वापसी आ रहा है। तो इस केस के अंदर क्या है कि जब यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ईएम वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो दोनों ही एंड्स पर, इस एंड पर भी और इस एंड पर ही, दोनों ही जगह रेडिएशंस बन रही हैं। बट क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, जिस वजह से एक दूसरे की वेव्स को वो क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं, तो कुछ भी यहां से रेडिएट नहीं हो रहा। तो चलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। अगर ऐसे हमने चेंज किया तो पर्टिकुलरली यहां पर जो हमारी वेव्स प्रोड्यूस होंगी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ द गॉस लॉ, बिकॉज ऑफ द बायोट-सावर्ट लॉ, ये सारी चीजें यहां पर हैं। ओके, तो यहाँ जो वेव्स हमारी आएंगी, ये वेव्स कैंसिल आउट नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक, तो क्यों ना हम इसको अब स्ट्रेट कर दें, तो कुछ ऐसा पैटर्न हम बना दें। इस पैटर्न के अंदर देखिए λ/2 इसकी जो डिस्टेंस ली है, ये लैम्डा है इस जनरेटर की वेवलेंथ। ओके, ये λ/4, तो λ/4 इक्वल्स टू λ/2। इसका भी क्या सिग्निफिकेंस है वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी ही इस यूनिट के अंदर किस तरीके से सिग्नल हमारा ट्रांसफर होता है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक लेक्चर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ओके, सो अगर ऐसा करें तो हमारी जो रेडिएशंस हैं वो यहां से ट्रांसमिट हो सकती हैं टू द स्काई, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगी। और इसी पर्टिकुलर एंटीना स्ट्रक्चर को ही हम एक्चुअल एंटीना कहते हैं, डाइपोल एंटीना कहते हैं। और इसी को ही फर्दर हमने इवॉल्व किया नए नए टाइप के एंटीनास को बनाने के लिए, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। चलिए कंबाइन कर लेते हैं। आप देखिए ये वाला जो वेव फॉर्म है, इसका λ/4 और हाफ हाफ को अगर कंबाइन करें और कुछ इस तरीके से ले आए, तो देखिए साइकिल हमारी बिल्कुल एज इट इज बन जाएगी, VI साइकिल। ओके, सो दैट मीन्स वहां पर V है, वहां पर I है, V है तो E है, I है तो H है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटिंग। अब इसी को ही कुछ इस तरीके से देखें कि ये हमारा पोलैरिटी को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये हमारा रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो रेडिएट होती हैं। बहुत सारे और प्रिंसिपल है, आगे वाले यूनिट में जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। अब एक टॉपिक और आता है, वो है आइसोट्रोपिक एंटीना। यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि हमें एंटीना की एफिशिएंसी को जानना है। एंटीना की एफिशिएंसी को हम कैसे जाने, तो क्यों ना हम एक रेफरेंस मान ले। तो ये एक रेफरेंस एंटीना है। एक रेफरेंस एंटीना ऐसा जो ओमनी डायरेक्शन के अंदर, मतलब हर दिशा में वो इक्वल एनर्जी को फ्लोट करता है, रेडिएट करता है, यूनिफॉर्मली करता है। तो इससे हम कंपेयर कर लें अपने किसी भी एंटीना को, तो वो बता देगा कि आपका जो पर्टिकुलर एंटीना आपने डिजाइन किया है वो अच्छा है कि कम अच्छा है। ओके, सो इसलिए इसको कहते हैं हम आइसोट्रोपिक सोर्स बोलते हैं, ओमनी डायरेक्शनल रेडिएटर भी बोलते हैं, और सिंपली यूनिपोल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर टोटल पावर रेडिएट इससे अगर कैलकुलेट करें, तो जहां पर PR हमारा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, दैट मींस जो पावर रेडिएट कर रहा है, आपका जो एंटीना है वो PR रेडिएट कर रहा है। तो पूरे डायरेक्शन में एक स्फीयर के सेंटर में अगर ये है तो वो क्या हो जाएगा, 4πr² से इसकी मल्टीप्लाई कर दें। तो चाहे तो हम ये इक्वेशन लिखें, और चाहे टोटल पावर के लिए हम लिखें P.ds, क्योंकि एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर जहां ds स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से आप याद होगा r² sin d⁻⁵ फाइन। सो अब मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रेडिएशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ओके, सो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है। पहली चीज हम जाने कि स्टैटिक चार्ज है वो कभी रेडिएट नहीं करेगा, एक स्टेशनरी चार्ज है वो कभी रेडिएट नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो भी रेडिएट नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप याद रखिए इसको। उसके साथ साथ अगर हमारा चार्ज है वो किसी जगह से टकराकर और वापसी आता है, दैट मीन्स इट एक्सेलरेट। ओके, तो इस ड्यूरेशन पर हमारा जो चार्ज है वो रेडिएट करेगा। ओके, तो इसीलिए बोलते भी हैं कि जितना शॉर्टर पल्स होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होगा। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, आप FM से एग्जांपल ले सकते हैं। पुराने टाइम पर AM हुआ करता था, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती थी, वो ज्यादा दूर तक आप सिग्नल को नहीं कैच कर पाते थे, जबकि आज के समय में FM है वो दूर तक जाता है, दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैं यहाँ मॉड्यूलेशन का प्रिंसिपल नहीं एड ऑन कर रहा हूँ, जस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी इन योर माइंड। ओके, अब दूसरी चीज ये भी है, आपने डिफरेंट टाइप के एंटीना अगर आपके घर में रखा भी हो तो देखा हो। पुराने टाइप का जो एंटीना होता था कुछ ऐसे रोटेटरी टाइप होता था। ये भी इसलिए किया जाता था क्योंकि
जहां पर भी बेंट आ जाता था वहां पर भी एक्सेलरेशन चार्ज को मिलता था, एंड दैट्स व्हाई दे रेडिएट हियर अगेन। सो दीज आर द मैकेनिज्म। अब ये चार्ज हम किसी तरीके से इसको हार्मोनिक मोशन में चलाएं तो इस वजह से एक पर्टिकुलर हार्मोनिक साइनोसोडल वेवफॉर्म के टाइप में हमारा जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो रेडिएट होना स्टार्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर कंडक्टर से। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी देख लें। अगर मेरा ये कोई कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन में कहूँ, उसमें चार्ज, टोटल चार्ज Q है, चार्ज डेंसिटी की बात करें या लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करें, विच इज QL हेयर, तो I जो होगा वो क्या होगा, Q dx/dt। ओके, सो यहाँ चार्ज डेंसिटी की बात करी, टोटल अगर चार्ज की बात निकालें तो L से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब L से मल्टीप्लाई कर दिया तो QL इंटू L क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज विच इज Q। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। मगर हम एक बात जानते हैं कि स्टैटिक चार्ज हमारा नहीं चलता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है तो वो रेडिएट नहीं करता। ओके, तो हमें इसे अब एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए अब क्या करें कि दोनों तरफ क्या कर दें, d/dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब यही चीज यहां पर करी है कि यहां कर दिया di/dt, हमने करंट के साथ भी रेट ऑफ चेंज जोड़ दिया और साथ ही साथ हमने dx/dt मतलब उसकी वेलोसिटी के साथ भी हमने रेट ऑफ चेंज जोड़ दिया। अब ये एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की बात आ जाती है। तो ये जो पार्ट है ये उसका एक्सेलरेशन कहलाया या फिर टाइम चेंजिंग वेलोसिटी कहलाई, और di/dt कहलाया टाइम चेंजिंग करंट। तो इसलिए इसको हमने I डॉट और V डॉट से शो किया है, और यही हमारी बेसिक रेडिएशन इक्वेशन कहलाती है, और हम इसे बेसिक कंटिन्यूटी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं करंट और चार्ज का इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, आई होप यू फाउंड दैट कि ये किस तरीके से हम ये रिलेशन लाए और क्यों हमने I डॉट V डॉट कहा, इस चीज के बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें ये कि रेडिएशंस जो हमारी हैं वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर चलती हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं चलती है। आइसोट्रोपिक एक केवल रेफरेंस एंटीना के टाइप में माना गया है। उसी के साथ इसको हमें एक डायरेक्शन देने के लिए कुछ डिवाइसेस का उपयोग करना पड़ता है, वो है वेव गाइड्स। तो आप यहाँ पर सिंपल एक ट्रांसमिशन रिसीवर सिस्टम पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा सोर्स के बाद हमारी ट्रांसमिशन वेव गाइड्स, और उसके बाद ये वाला एंटीना वाला पार्ट, और ये वेव्स मेरी इवॉल्व हो जाती हैं और सिमिलरली यहाँ पर हमारी रिसीवर पर रिसीव हो जाती हैं। ठीक, तो अब इस एंटीना के परफॉर्मेंस को अगर हमें जानना है तो कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए जो बताते हैं कि कौन सा एंटीना आपका बेहतर है। तो वो कुछ पैरामीटर्स हैं जो उसकी परफॉर्मेंस बताते हैं, वो है रेडिएशन पैटर्न, बीम एरिया, रेडिएशन इंटेंसिटी, बीम एफिशिएंसी, गेन, डायरेक्टिविटी, रिजोल्यूशन, अपर्चर एंड इफेक्टिव हाइट और इफेक्टिव लेंथ। सो ये सारे पैरामीटर्स हमें आगे लेक्चर में भी पढ़ने हैं। तो ये आपकी लिस्टिंग हो गई। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम रेडिएशन पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर डेफिनेशंस, कुछ बेसिक पैटर्न्स के अंदर कुछ सिग्निफिकेंस पॉइंट्स और पैटर्न लोब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लें कि हमें कौन कौन सी पैरामीटर्स पढ़ने हैं। वो हैं ये 9, जो इसी वे में हमें आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे, जिसमें आज पहला रेडिएशन पैटर्न इस लेक्चर से। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीज हम यहाँ पर जान लें कि रेडिएशन पैटर्न हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे इस लेक्चर का। कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर एंटीना है, हमें पता है वो यूनी डायरेक्शन में फ्लो करेगा एनर्जी, लास्ट लेक्चर में ये चीज को समझाया। तो अपनी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कुछ इस तरीके से इवॉल्व करेगा, दैट मीन्स इट फॉर्मिंग सम पैटर्न। ओके, बट यहाँ पैटर्न की तो बात ठीक है, बट ये एक्चुअली जो लाइंस हैं ये बता क्या रही हैं, हम नॉर्मली इसको कहते हैं ये फ्लक्स लाइंस बता रही हैं। अब फ्लक्स लाइन बता रही हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर एंटीना के किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ को बता रहा है, दैट मीन्स ये ई को वहां पर बता रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। या हम कहें वोल्टेज सिग्नल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, या फिर ई कैसे निकाला, क्योंकि हम v बाय द डिस्टेंस करें तो हमारा ई आ गया। तो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स जो हैं डिफरेंट एंटीनाज वो फॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ कुछ अनइवन
वेव्स भी साथ में बनती हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एंटीना रेडिएशन पैटर्न्स के साथ। द एनर्जी रेडिएटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एंटीना इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और अगर डिस्टेंस के हिसाब से उसे कैलकुलेट करें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई को जनरेट कर पाएंगे। तो नॉर्मली हम वोल्टेज कहें या ई कहें, हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एंटीना की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ। ओके, सो यहाँ पर हम वोल्ट पर मीटर बात करें या मिली वोल्ट पर मीटर बात करें, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। तो रेडिएशन पैटर्न है क्या? इट इज अ ग्राफ विच शोज द वेरिएशन इन एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स। तो कोई हमारा डायरेक्शनल एंटीना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, हर जगह पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये रेडिएशन पैटर्न बताता है। और इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम ले लें तो ये जिस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया था, सेम वही पैटर्न यहाँ पर डिस्कस हम करते हैं। तो अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन पैटर्न क्या है, वो मेरा एक 3D ग्राफ है। ये हर एंटीना के लिए अलग अलग हो सकता है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी शेप चेंज हो सकती है। इसे हम फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न भी कहें अगर वहां पर हमें सारी पॉइंट्स पर ई गिवन हो, और हम इसे पावर पैटर्न भी बोल सकते हैं कि हमें ई की जगह वहां पर पावर गिवन हो। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है एक जनरल एंटीना रेडिएशन पैटर्न का। चलिए इसको समझते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ओरिजिन पर एक सोर्स है, एंटीना सोर्स है जो रेडिएशंस को एमिट कर रही है। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक टॉर्च की बात करें और टॉर्च कुछ इस तरीके से एमिट करती है रेडिएशंस को। तो एक्चुअली दिस इज द पैटर्न ऑफ दैट टॉर्च, या फिर हम कहें यहां पर ये पैटर्न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, दिस इज ई। तो हर पॉइंट पर ई क्या है ये हमें यहाँ पर बताता है। चलिए इसको ड्रॉ करना सीख लेते हैं सो दैट हमारी काफ़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर सेंटर पर एक सोर्स है जिसका ये मानते हैं कि हम z डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंगली इसको हम एमिट कराना चाह रहे हैं। तो मेन लोब जो बनेगा वो हमारा दिस वन, साइड ही साइड इस मेन लोब के साथ साथ जो हमारा फील्ड है वो डिफरेंट अलग जगह पर जाएगी। तो साइड में भी ये जाएगा, ओके, इस साइड भी और इस साइड भी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये रिड्यूस हो रहा हो, कहीं ये बढ़ रहा हो, तो कुछ लोब्स और फॉर्म होंगे। कुछ ऐसे लोब्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो लोब्स हमारे उस सोर्स के बैक साइड में होंगे, और कहीं पर जहां पर कोई एनर्जी नहीं होगी। तो ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आप देख सकते हैं इसको बनाया गया है। अब इनकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इन जो हमारे लोब साइड में हैं इसको हम साइड लोब्स कहते हैं, पीछे वाले जो लोब्स हैं उनको हम बैक लोब्स कहते हैं, जहां पर फील्ड स्ट्रेंथ नहीं है उन्हें हम नल्स कहते हैं। ओके, तो इस स्फीयर के कंस्ट्रेंट में अगर हम इसको देखें तो रेडियस आर है, यहां से यहां तक ये रेडियस आर है एक स्फीयर के अंदर। और दूसरा आप ये शेप देखें तो ये हमारा क्या है, चेंज इन एंगल फाई, सो दिस इज फाई हियर, और साथ ही साथ हमारा थीटा। तो थीटा हमारा किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, यहाँ पर ये जो भी हम वैल्यूज को निकाल रहे हैं। तो तीन हमारी चीजें हो गई, थीटा, फाई एंड आर। तो ये तीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे निकल कर आ गए, और यही हमारा 3D पैटर्न है एंटीना रेडिएशंस का, जो हम आर थीटा फाई से शो करते हैं। आर अगर हमारा फिक्स है तो हम ई को निकाल सकते हैं, ई थीटा स्क्वायर प्लस ई फाई स्क्वायर इसके मैग्नीट्यूड से। प्रिंसिपल पैटर्न की अगर बात करें और इसको और थोड़ा सा सुधारें, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स फिगर था जिसको आप बुक से कहीं रेफर कर सकते हैं, नेट से चेक कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अब हम सुधारते हैं। प्रिंसिपल पैटर्न जहां पर हम बताएंगे कि ई और एच प्लेन दोनों ही वहां पर मौजूद होते हैं। ई प्लेन वो प्लेन जिसके अंदर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन की तरफ अगर हम बात करें, मतलब जो हमारा मेन लोब है। इसी तरह से जो हमारा एच प्लेन पैटर्न है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम कहें या फिर प्रिंसिपल पैटर्न कहें, वो एक कॉम्प्लेक्स वे में मैंने उसको बनाया। यहाँ पर देखें वही चीज है Z, ये में हमारा मेन लोब, उसके बाद ये हमारे साइड लोब्स, दिस वन एंड दिस वन हमारे साइड लोब्स, ये पीछे वाले हमारे बैक लोब्स। तो ये सारे के सारे लोब्स यहाँ पर मौजूद हैं। और हम यहाँ पर कुछ और भी डेफिनेशंस को निकालते हैं, जैसे ये वाला जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसे हम एजिमुथ प्लेन भी के नाम से जानते हैं।
जो हमारा एक्स जेड प्लेन है उसे हम एलिवेशन प्लेन के नाम पे जानते हैं। यहां पर फाई आपका 0 है, यहां पर थीटा इक्वल्स टू π/2 है। एक डायरेक्शन में एच फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई फील्ड है। आप ये भी अच्छे से समझते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जहां पर फर्स्ट नल मुझे मिलेगा, जहां फर्स्ट नल मिलेगा, फर्स्ट नल वैल्यूज मिलेगी, उस पर्टिकुलर दो पॉइंट को अगर हम आर्क के फॉर्म में काटें तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट नल बीम विड्थ या फिर FNBW के नाम से जानते हैं। और जहां पर हाफ इंटेंसिटी होगी, जिसे हम 0.707 या फिर 3 dB बोलते हैं, उसे हम हाफ पावर बीम विड्थ बोलते हैं या फिर हम उसे HPBW के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका थोड़ा क्रॉस सेक्शन लेते हैं। हमने बात की थी E और H की, तो आप यहां चेक कर सकते हैं। इसी को ही हमने अब X केस में मान लिया समझाने के पर्पज से खाली। तो आप यहां चेक कर सकते हैं कि ये इस लोब के अंदर भी इस तरीके से रेडिएशंस होंगी, जैसे ये हमारा एक सपोज E एंड दिस इज द रेडिएशन H। तो बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरीके से हमारी E और H एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर होती हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये बैक लोब, ये साइड लोब्स, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अब लोब्स के बारे में, इसको हम एक ट्रिकोटोमेन डायग्राम से अगर समझें तो मान सकते हैं कि ये हमारा -π/2 से π/2 तक का हमारा जो है वो मेन लोब है, जिसके अंदर हम FNBW फर्स्ट नल के लिए, HPBW मतलब हाफ वैल्यू के लिए, ये दोनों डेफिनेशन को यहाँ से निकाल सकते हैं। इनकी जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसकी घटती चली जाएगी जैसे जैसे साइड लोब में बढ़ेंगे, और जो हमारा बैक लोब है उसकी भी कुछ इंटेंसिटी होगी। ओके, सो ये हमारे साइड लोब्स कहें या फिर इन्हें माइनर लोब्स कहें। सबसे लीस्ट जो होंगे वो हमारे बैक लोब्स कहलाएंगे। तो ये पर्टिकुलर लोब्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, जो हमारे हैं मेजर लोब्स, माइनर लोब या साइड लोब कहें या फिर बैक लोब। मेजर लोब जो मेन बीम का लोब है, माइनर लोब जो मेन बीम के अलावा है, बैक लोब जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये हमारे सारे लोब्स होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप याद रखें कि माइनर लोब एंड बैक लोब जो है वो अनडिजायर्ड रेडिएशंस हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं होती, वो हम लॉसेस के फॉर्म में भी मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो HPBW है उसको हम -3 dB बीम भी बोलते हैं। और साथ ही साथ रेडिएशन पैटर्न जो है वो एक 3D वेक्टर फील्ड है, बट इसकी हेल्प से हम कुछ स्केलर क्वांटिटी निकालते हैं, बीम एरिया कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टिविटी एंड गेन भी कैलकुलेट करते हैं, अपर्चर भी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल पैटर्न। तो आपको ये पैटर्न समझ में आना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझ जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रेडिएशन। हियर इट इज द मेन लोब, साइड लोब्स, बैक लोब्स, FNBW, HPBW, ये सारी आपको डेफिनेशंस याद हो गई होंगी। तो उसकी हेल्प से हम आगे अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कैलकुलेट करने वाले हैं। सो हमने रेडिएशन पैटर्न पढ़ लिया इस लेक्चर में, और आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये तीनों। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर, जहां पर हम 3 पैरामीटर्स और पढ़ने वाले हैं। टोटल लिस्ट देखें तो ये हमारे 9 पैरामीटर्स थे, रेडिएशन पैटर्न हमने पढ़ा। अब ये 3 पैरामीटर्स को हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। इन तीनों ही पैटर्न का आपस में रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर इस लेक्चर में इसको साथ में रखा है। शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं सॉलिड एंगल के बारे में, कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। ऐसी कुछ चीजें मैं बार बार आपको बताता हूँ हर लेक्चर में, ताकि आप उसको बेस बनाकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएं। सॉलिड एंगल यहाँ पर अगर सपोज एक स्फीयर आप कंसीडर करें, दिस इज अ स्फीयर 3D इसको अज्यूम करें, नॉट 2D। तो यहाँ पर एक कोन क्रिएट करें सेंटर से, जिस तरह मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बताया था। तो जो एंगल यहाँ सेंटर पर बनता है, इस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये 2D डायमेंशन का एंगल नहीं है थीटा, ये हमारा 3D डायमेंशन के अंदर होता है। इसका एरिया जो होता है, हम अज्यूम करते हैं कि एक स्क्वायर है जिसका लेंथ r है। तो एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, दिस एरिया इज कॉल्ड r स्क्वायर। इसीलिए ds को हमने r स्क्वायर लिया। और एक स्फीयर के अंदर टोटल 4 पाई स्टे रेडियंस होते हैं, तो टोटल एरिया इसका हो जाएगा स्फीयर का, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, एज यूजुअल जैसा आप पढ़ते आए हैं। तो ये थी कुछ कंसेप्ट। साथ ही साथ एक और कंसेप्ट मैं आपके सामने लेता हूं
कि सपोज करिए कि आपके पास एक टॉर्च है, ये टॉर्च लाइट एमिट करेगी, तो लाइट, अब हम कुछ ऐसा समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये लाइट कुछ इस तरह से इवॉल्व करेगा, ठीक। इसके बाद जरूरी नहीं है कि हमें सारी की सारी जो रेडिएशंस हैं वो इसी एरिया के अंदर मिलेगी, हो सकता है इसकी वजह से हमें यहाँ भी कुछ लाइट मिल रही हो। तो ये कुछ एक्चुअली ऐसा ही नहीं है जैसे हमने एंटीना रेडिएशन पैटर्न पढ़ा था। ये हमारा मेन बीम हो गया, ये इसके साइड लोब्स एंड बैक लोब्स, मतलब रोशनी हमें पीछे भी मिलेगी। तो इन चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने समझने के लिए। अब ये पर्टिकुलर जो एंगल है, ये जो टॉर्च बना रही है या एंटीना जहां से रेडिएशन एमिट कर रही है, इसको हम बोलते हैं बीम सॉलिड एंगल, दैट इज ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। जो सामने एरिया बना इसको बोलते हैं बीम एरिया। इन दोनों को ही क्यों लिया? क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो दूसरी टर्म आ गई, इंटेंसिटी यहां पर मैक्सिमम है। अब इंटेंसिटी अब अगर यहां पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम इस एंगल ओमेगा के करस्पॉन्डिंगली, तो हम ये भी बता सकते हैं कि ओवरऑल पावर तो विड्रॉ हुई हमारी x, और मैक्सिमम हमें जहां पर लेना चाह रहे हैं वहां पर है y। दैट मींस y बाय x भी हम क्या बता सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने ये तीनों टर्म को एक साथ अज्यूम किया और इसको अब लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। लेट अस कंसीडर कि एक हमने आइसोट्रोपिक एंटीना को अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमने उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी को माना और उसको ही रेफरेंस लेके हमें चलना है। तो एक आइसोट्रोपिक एंटीना जो एक स्फीयर के सेंटर में रखा हुआ है, जेड एक्सिस के अलोंग हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि बीम की मैक्सिमम रेडिएशन हमें मिले, मतलब मेन लोब हमारा जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंगली बने। तो अब अज्यूम करते हैं इस रेडियस स्फीयर का आर। अब इस पर्टिकुलर स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा एरिया ds अज्यूम करते हैं। यू कैन कोऑर्डिनेट विद दिस थिंग विद द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये अगर हम निकाल कर लेकर आए तो कुछ इस तरीके का बनेगा। आप देखें तो ये हमारा वो सॉलिड एंगल बनेगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था किस तरीके से वाटरमेलन पीस के बारे में एक मैंने जब स्फेरिकल लेक्चर को समझाया था, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। तो ये पीस हमारा बाहर आया कुछ निकल के, या ये पूरा सिस्टम हम अब इसको एनालाइज करने जा रहे हैं। ये ds सरफेस हमने लिया, ds कहें या हमने अभी माना था ये मेरा स्मॉल एरिया दैट इज dA, इसको कंसीडर किया क्योंकि यहाँ हम बीम एरिया की बारे में बात कर रहे हैं, तो ds नहीं ले रहे, बस dA कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम ये भी जानते हैं कि ये एक आर्क बना, इसके पीछे अगर एंगल थीटा है तो इस आर्क की वैल्यू r d थीटा कहलाएगी। इसी तरह से ये साइड वाली एंगल वो r sin थीटा d फाई कहलाएगी, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है कुछ इस तरीके से मोशन हुआ हुआ, ये एंगल मेरा शिफ्ट हुआ हुआ, तो इसलिए r sin थीटा d फाई कहलाएगी। तो आई होप ये स्फेरिकल सिस्टम से कनेक्ट करके आप अच्छे से इसको समझ पाए। एक बार चेक करिएगा, जरूर समझ में आएगा। नहीं तो आप वो बात जरूर याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये तीन एलिमेंटल लेंस को आप ध्यान रखें। तो ये एलिमेंटल एरिया निकाल रहे हैं ds, एंड विच ds इज इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई। आप वहां से देख सकते हैं स्लाइड में जाके। तो ये मेरा ds निकल गया, या ये मैं कहूं ये हमारा dA कैलकुलेट होके आ गया। नाउ dA इज r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब ये जो एंगुलर वाला पार्ट है यही तो वो सॉलिड एंगल है जिसके अंदर थीटा का टर्म भी है और फाई का टर्म भी है, मतलब दोनों ही एक्सिस की यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस पार्ट को कह रहे हैं हम ओम से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, लेट्स से d ओम। तो ये सॉलिड एंगल d ओम आ गया विच इज इक्वल टू ds बाय r स्क्वायर, और वी कैन से dA बाय r स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, एंड दैट यूनिट इज स्टेरेडियन, और शॉर्ट में इसको SR से भी डिनोट करते हैं। अब बीम एरिया और बीम एंगल को डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, दोनों ही लगभग सेम है, सेम ही है एग्जैक्टली, बस बताने का तरीका अलग है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा रेडिएशन पैटर्न है इस एरिया में क्या है, मैक्सिमम पावर वहां पर मिल रही है। तो द बीम एरिया इज सॉलिड एंगल जहां पर हमें पावर है वो मैक्सिमम मिले और कांस्टेंट मिले, और जहां पर मैक्सिमम और कांस्टेंट होगी उस पर्टिकुलर एंगल को हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, या फिर ओमेगा ए कह दिया क्योंकि वो ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, डी ओमेगा नहीं, ओनली ओमेगा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा ए। सो ये एंगल हो गया ओमेगा ए।
ओके अब इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं कि बीम सॉलिड एंगल क्या होता है। बीम सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जहां पर ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो ओवर द सरफेस हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो दोनों लगभग एक सी ही डेफिनेशन है, केवल बोलने का तरीका हमारा अलग अलग हो जा रहा है। अब इसकी हम इक्वेशन तो निकाल ही चुके हैं, डी फाई इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द सरफेस आप जानते ही हैं स्फीयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी फाई विल बी इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियंस। तो ये हमारा डी फाई निकल कर आ गया। इसी तरह से ओवरऑल फाई ए की अगर बात करें, ओवरऑल वहां हमने डी ओमेगा, प्लीज फॉरगेट इट, इट्स डी ओमेगा। अगर डी ओमेगा की हम बात करें तो वो होगा थीटा एच पी एंड फाई एच पी, दोनों मतलब थीटा और फाई दोनों ही केस में हम ले रहे हैं। मतलब एक तो हो गया ई प्लेन के करस्पॉन्डिंगली और एक हो गया एच प्लेन के करस्पॉन्डिंगली। आप इस डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं, दोनों एंगल यहां पर कंसीडर किए हुए हैं, थीटा भी और फाई भी। इसीलिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल एंगल हम थीटा एच पी और फाई एच पी से भी डिनोट कर सकते हैं। आप इस सिंपल से डायग्राम से भी इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। अब ये टॉर्च वाला डायग्राम ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा है थीटा एच पी विच इज एच पी बी डब्ल्यू, आप इसकी एक्रोनिम जानते हैं। और साथ ही साथ फाई एच पी मतलब ये वाला इस डायरेक्शन में और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक तरीके से। तो इसलिए ये हमारा टोटल सॉलिड एंगल क्रिएट हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमने ओम ए इसको नाम दिया विच इज बीम सॉलिड एंगल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट beam solid angle and beam area. Now come to the part the radiation intensity. Radiation intensity जैसा मैंने बताया कि कितनी इंटेंसिटी है मैक्सिमम, तो वो हम निकालते हैं बीम एंगल से ही, बीम एरिया से ही, जहां पर हमारा एफिशिएंसी मैटर करती हो, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होती हो। तो मेन लोब की बात करेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम यू से, कैपिटल यू या फिर ये सिंबल फाई से। रेडिएशन इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। हम अब इसको कुछ इस तरीके से समझें, आप यही डायग्राम को लीजिएगा, ये तो हो गया डी ओमेगा स्मॉल एंगल। आप समझ लीजिए कि आइसोट्रोपिक एंटीना है और कई सारी टॉर्च आप यहां पर लेकर खड़े हैं, तो आप कई सारे ऐसे पैटर्न्स बन सकते हैं, दैट मीन्स बी इनफाइनाइट और इन 3D ऑल्सो। तो ये क्या बता रहा है कि उन छोटे छोटे जो एंगल्स हैं वहां पर रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है। फाइन, सो ये हो गया हमारा वॉट्स पर रेडियन स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई और एच के मल्टीप्लिकेशन से, जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। आप इसको यूनिट वाइज भी देख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, ई को हम लिखते हैं, एच को हम लिखते हैं एम्पियर पर मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ये पावर वाली टर्म ही बता रहा है। तो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपली हम लिखें P इक्वल्स टू ई एच, और E और H में जो रिलेशन है वो हमारा होता है E इक्वल्स टू नीटा नॉट H, वेयर नीटा नॉट इज इंट्रिंसिक इंपीडेंस। इसकी डेरिवेशन मैंने यहां पर क्लियरली नहीं ली है, बट यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने P ले लिया, E स्क्वायर बाय नीटा नॉट आ गया। अब E की वैल्यू क्या है, जो थीटा और फाई दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के लिए यहां पर बात करेंगे, और इसी को ही कहा हमने एवरेज पावर, बस डिवाइड कर दिया उसको 1/2। तो ये हमारी ओवरऑल एवरेज पावर आ गई। जहां पर मैंने आपसे कहा था वहां मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल की जगह अब हम एवरेज निकाल रहे हैं। अब नाउ द इंटेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, भाई पी आर मेरे पास आ गया, एरिया हमारे पास जो हमने बताया था कि उसका एरिया कितना होता है आर स्क्वायर, जो इस सर्कल को हम एक स्क्वायर के फॉर्म में अज्यूम करते हैं, जस्ट फर्स्ट स्लाइड में ये चीज बताई थी, तो उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली यू कैन कैलकुलेट दिस यू और ओवरऑल दिस बिग फाई, और वी कैन से द रेडिएशन इंटेंसिटी, and you can calculate by the use of this u the total radiated power. total radiated क्या आ जाएगी, जब आपके पास छोटे छोटे u आ गए तो आप उसको इंटीग्रल कर दो डी ओमेगा, मतलब ये जो छोटे छोटे मैंने आपसे बताया था कि बहुत सारी टॉर्च एक साथ इकट्ठी जब आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपके पास टोटल पावर निकल कर आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर इसे मैं एक्सप्लेन कर दूं आगे तो आप इसको निकाल सकते हैं, विच इज WR/4 पाई watt per stay radian. The last part of the lecture is beam efficiency, which is denoted by BE. सिंपल सी बात,
मैंने आपसे बताया कि मेन लोब के अंदर x है, बाकी हमारी y है टोटल, तो हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी भी। पावर ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड विद इन कोन एंगल, एक पर्टिकुलर मेन लोब में जहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हो या जहां आप अपनी एंटीना को डायरेक्ट किया हुआ है, और पावर ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड बाय द एंटीना विच इज कॉल्ड एज द beam efficiency and is denoted by BE, which is the easiest part of this lecture। ये आप easily समझ गए होंगे। जहां पर θ1 जो है वो हमारा हाफ एंगल है। क्यों हाफ एंगल इसलिए लिया क्योंकि वहां E और H दोनों की बात है। जब इसको आप देखेंगे तो ये वाला जो कोन एंगल बनेगा, इस कोन का जो हाफ एंगल बनेगा, दिस इज θ1। इसी फॉर्म में बीम एफिशिएंसी को निकालते हैं। आप एक्रोनिम्स में अगर कहें तो इसको हम ओमेगा m बाय ओमेगा a, ओमेगा ए हो गया मेरा टोटल बीम एरिया, और जहां पर हमें चाहिए एक्चुअल में वो हो गया मेन एरिया, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हम उसको बीम एफिशिएंसी या शॉर्ट में इसको एप्सिलॉन m के नाम से भी हम जानते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 पैरामीटर्स। यहाँ हम 4 पैरामीटर्स खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में गेन और डायरेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम बात करेंगे एंटीना गेन के बारे में और डायरेक्टिविटी के बारे में। कुछ पैरामीटर्स हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और 2 पैरामीटर्स इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो गेन को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन हम जान ले। गेन होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, किसी डिवाइस की बात करें, तो हम उसे कितना इनपुट दे रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली वो कितना आउटपुट हमें निकाल कर दे रहा है, वो किसी भी सिस्टम का, किसी भी डिवाइस का गेन बताता है। बट यहां पर एंटीना के फॉर्म में ये चीज क्या है? हम जब भी कोई एंटीना परचेज करें या उसकी एफिशिएंसी को चेक करना चाहें तो हम चाहेंगे कि अगर वो ट्रांसमीटर है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिवली वो ट्रांसमिट करे, और रिसीवर है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिवली वो एब्जॉर्ब करे। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए उस एंटीना की कि वो डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंगली अपना काम अच्छे से करे। बट ऐसा नहीं होता कि वो हमारा जो रेडिएशंस है वो मल्टीपल जगह, जो साइड लोब्स आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ऐसा नहीं होता। तो हम निकालना चाहते हैं कि गेन क्या है। अब ये गेन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एंटीना गेन सिंपल कहें, डायरेक्टिव गेन कहें, पावर गेन कहें या डायरेक्टिविटी कहें, तो ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको अब कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक चार्ट से। किसी भी सिस्टम के गेन निकालने के लिए, किसी भी एंटीना के गेन निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं एक रेफरेंस एंटीना से या फिर आइसोट्रोपिक एंटीना से। हमें पता है कि आइसोट्रोपिक एंटीना को तो हमने इसीलिए बनाया था कंपैरिजन करने के लिए, मगर जरूरी नहीं है कि हम उसी से करें। हम एक रेफरेंस एंटीना को लेकर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो कंपैरिजन का सिस्टम हो गया रेफरेंस या फिर आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट, अब इस रेफरेंस एंटीना के अंदर क्या हम पावर के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं? सेम यहां पर भी क्या हम पावर के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं, क्या हम स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं? और सेम यहां पर भी डायरेक्टिविटी के केस में भी इसी तरीके के डिविजन्स होंगे। गेन जो हमारे हैं वो डिफरेंट तरीके के हैं। पहला है डायरेक्टिव गेन और दूसरा है पावर गेन। अब पावर के केस में डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं कि एवरेज पावर, इनपुट पावर और टोटल पावर। तो ये सारे अलग अलग पावर हो सकती हैं। तो ये हमारे डेफिनेशंस याद करने का एक पैटर्न हो गया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करें कि वो रेफरेंस एंटीना के करस्पॉन्डिंगली किया गया है या फिर आइसोट्रोपिक के करस्पॉन्डिंगली किया गया है। अब वो डायरेक्टिव गेन है कि वो पावर गेन है। डायरेक्टिव के केस में हम पावर के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं या स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं। पावर के केस में डिफरेंट टाइप ऑफ पावर, एवरेज पावर, इनपुट पावर, इसके करस्पॉन्डिंगली करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, जिसे सिंपल गेन की हमने डेफिनेशन दी, जिसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ। ये एक तरीका है लिखने का। मैंने यहां पर फॉर्मूलेज डायरेक्ट लिख दिए हैं लेक्चर में, आप इसको करस्पॉन्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम टेस्ट एंटीना टू द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम रेफरेंस एंटीना। देखिए यहां पर रेफरेंस आ गया वर्ड।
अब इसी को ही चेंज कर दें अगर, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी बन जाती है मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम टेस्ट एंटीना, और यहां पर देखिए आ गया आइसोट्रोपिक एंटीना। अब हम जानते हैं मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी उसको हम 5m से शो कर रहे हैं, 5 से शो करते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी को, या U से करते हैं, तो यहाँ UM/U0 या 5m/5 के केस में हमने ले लिया, जो हमारा बेसिक हो गया 5m/5। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ गया जो हमने बताया गेन के बारे में। अब इस गेन को फर्दर डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। सो मैक्सिमम पावर रिसीव्ड फ्रॉम एन एंटीना टू मैक्सिमम पावर रिसीव्ड फ्रॉम रेफरेंस एंटीना, कि हमने कोई एंटीना वहां पर इंस्टॉल किया है, उसने कितनी पावर रिसीव करी और दूसरे वाले ने कितनी, तो P1/P2 इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर मैंने जैसे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, विच इज E1/E2, मतलब जो हमारा मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ किसी गिवन एंटीना के लिए टू द मैक्सिमम पावर रिसीव्ड, या फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर हम कहें किसी रेफरेंस एंटीना के केस में। और ऐसा ही हम वोल्टेज के केस में भी कर सकते हैं, विच इज हाइपोथेटिकल, कि भाई अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों के डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंगली तो वो E ही निकल कर आ जाएगा। अब आ जाते हैं एक अलग कैटेगरी जिसको हमने कहा डायरेक्टिव गेन। देखो मैं क्लियर कर दूं, अभी तक हमने गेन को डिफाइन किया, अब गेन के भी अलग अलग पार्ट हैं, वो है डायरेक्टिव गेन और दूसरा पावर गेन। ठीक, डायरेक्टिव के केस के अंदर भी आइसोट्रोपिक या रेफरेंस, यहां पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के बताया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही पावर को ट्रांसमिट करे या फिर रिसीव करे। फाइन, तो ये प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए हमने नया गेन की डेफिनेशन लेकर आए, जिसको कहते हैं हम डायरेक्टिव गेन, और जिसको डिनोट करते हैं GD से। तो पहली डेफिनेशन हम लें अगर डायरेक्टिविटी की, विच इज द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी इंटेंसिटी एक डायरेक्शन में, अपॉन द एवरेज रेडिएटेड पावर। सेम लाइक दैट कि इस डायरेक्शन में हमें चाहिए पावर, और एवरेज की टोटल पावर हमारी इस डायरेक्शन में x है, y है, z है, k है, तो ये हमने एवरेज निकाल लिया डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी पावर को एमिट कर रहा है। तो हमें यह पता लग जाएगा कि जिस डायरेक्शन में डिजायर्ड है पावर, उस डायरेक्शन में कितना गेन आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव गेन। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन टर्म्स ऑफ पावर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उसमें पावर डेंसिटी कितनी निकल कर आ रही है, और कंपेयर कर लें विद दैट ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना। तो ये भी एक अलग तरीके की डेफिनेशन आ जाती है। अगली बात करें, अगली कैटेगरी हमारी वो है पावर गेन। सो यहां पर भी पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन दैट डायरेक्शन बाय आइसोट्रोपिक, और यहां पर था टेस्ट, बट अजम्पशन हियर इज द सेम इनपुट पावर। तो ये दोनों पावर गेन तो हमारी एक सी हो गई, यहां पर भी यही डेफिनेशन है और इस जगह भी यही डेफिनेट है, बट आप अगर ध्यान दें कि ये अजम्पशन है कि रेडिएटिंग पावर इज सेम, और यहां पर इनपुट पावर को हम सेम बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से अलग अलग दो डेफिनेशन हो गई कि अगर हम जब पावर गेन की बात करेंगे तो हम इनपुट पावर को सेम रखेंगे, और जब हम डायरेक्टिव पावर गेन की बात करेंगे तो वहां पर हम रेडिएटेड पावर को सेम के बात कर रहे हैं और आइसोट्रोपिक एंटीना से कंपेयर कर रहे हैं। सो जीपी जो है वो जीडी के इक्वल हो सकती है इन द केस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, इन द केस ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अदरवाइज इनके बीच में एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं नीटा, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है, एंड इट इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टिव गेन एंड पावर गेन। पावर गेन को जैसा मैंने बताया डिफरेंट पावर्स, तो यहां पर एवरेज इनपुट पावर के टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं। वो ये कि रेडिएशन इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन टू एवरेज टोटल इनपुट पावर। फाइन, ये हमारी एक नई डेफिनेशन आ गई, और हम रेडिएशन इंटेंसिटी को जानते हैं जिसको फाई से लिखते हैं, और एवरेज टोटल पावर विच इज WT/4π, क्योंकि 4π स्टे रेडियन एक स्फीयर के अंदर होते हैं, और टोटल पावर अगर WT है तो एवरेज पावर उसकी आ गई WT/4π। उसको सॉल्व करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इनपुट पावर की बात करें, इनपुट पावर सप्लाइड टू सब्जेक्ट एंटीना एंड इनपुट पावर सप्लाइड टू रेफरेंस एंटीना। सो एक पर्टिकुलर सिग्नल को भेजने के लिए हमें इतनी इनपुट पावर देनी पड़ रही है, और दूसरे रेफरेंस एंटीना में हमें y पावर देनी पड़ रही है। तो ये भी एक बेसिस हो सकता है कंपैरिजन का।
अब ये हमारी जो पावर है वो डिपेंड करती है कि कितनी शार्प है लोब और उसकी वॉल्यूम क्या है रेडिएशन की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं कि एक लेजर लाइट के केस के अंदर लेजर लाइट कितनी शार्प होती है, दैट मीन्स उसका डायरेक्टिव गेन कहें, पावर गेन कहें, वो मैक्सिमम। फाइन। सो उसका जो वॉल्यूम है रेडिएशन का वहां पर बहुत कम है। तो ये इन चीजों पर डिपेंड करती है, सिमिलर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब बात करते हैं डायरेक्टिविटी की, और मैं यहां एक माइंड में आपके डालना चाहता हूं कि डायरेक्टिव गेन कहें या डायरेक्टिविटी कहें, दोनों ही बात एक ही है, बट इसको बताने का तरीका केवल अलग हो जाता है। वो ये कि जिस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी वो उसकी डायरेक्टिविटी है। So maximum directive gain is also called as directivity of an antenna and is denoted by D. It is dimensionless quantity. It indicates the effectiveness of concentrating. वही वाली बात जो मैंने लेजर लाइट वाली कही कि कितना इफेक्टिव है, कितना डायरेक्टिव गेन है, या फिर उस डायरेक्टिव गेन को ही यहां हमने कह दिया डायरेक्टिविटी। सो दोनों डेफिनेशन, इसलिए डायरेक्टिविटी और डायरेक्टिव गेन को हमने एक साथ लिया है। अब डायरेक्टिविटी को फर्दर आगे पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं अलग अलग टर्म्स में, जिस तरह से हमने गेन की बात करी थी। सो इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना, एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ दैट टेस्ट एंटीना। इसकी रेडिएशन इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है उस पे कितनी है, और एवरेज जैसा हमने डायरेक्टिव गेन के बारे में पढ़ा था, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी डायरेक्टिविटी या कहें डायरेक्टिव गेन। सो यहां पर D इक्वल्स टू phi max अपॉन phi एवरेज बोथ ऑफ द टेस्ट एंटीना, कीप इन माइंड, और इसकी वैल्यू निकल कर आती है 4 pi बाय ओम A। ओम A यहां पर एवरेज की बात करी गई, ये हम पढ़ चुके हैं बीम एरिया के केस में, और phi max कितना होगा 4 pi के करस्पॉन्डिंगली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 pi बाय ओम A निकल कर आएगा। आगे बढ़े, इसकी डेफिनेशन को चेंज करें तो D हमारा होता है phi max by phi naught in terms of isotropic एंटीना, और ऑल्टरनेटिवली हम अगर रेडिएटेड पावर के कंसेंट्रेट में अगर बात करें तो W डैश बाय WN कि कितनी पावर रेडिएट कर रहा है हमारा टेस्ट एंटीना, और आइसोट्रोपिक एंटीना से इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंटीना भी हम इसको बता सकते हैं D विच इज इक्वल्स टू 4 pi phi max। वो क्या होगा, टेस्ट एंटीना की जो मैक्सिमम पावर होगी वो आ गई, और WR हमने रेफरेंस एंटीना की पावर ली है। अब इस इक्वेशन को और दूसरी हम इक्वेशन को ले साथ में, वो WR इज इक्वल्स टू ओम A phi max कहां से आई, एक इक्वेशन हमारी ये थी, और इससे पीछे वाली इक्वेशन D इक्वल्स टू 4 pi बाय ओम A। इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में कंपेयर करें तो वी विल फाइंड WR इज इक्वल्स टू ओम A phi max विच इज द रेफरेंस रेडिएटेड पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना G नॉट इक्वल्स टू D, कहने का मतलब मींस अगर मेरा एंटीना 100% एफिशिएंट है, 100% उसका गेन है, दैट मींस वो उसकी डायरेक्टिविटी को बता रहा है, तो इन दैट केस G हमारा क्या हो जाएगा, D के हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, इसीलिए दोनों के बीच में रिलेशन आ जाता है G नॉट इक्वल्स टू KD, और K हमारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जैसा हमने पीछे नीटा लिया था ठीक इसी तरह यहां पर भी है। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी। फाइन। तो दो रिलेशन हमारे सामने निकल कर आए, वो ये G इक्वल्स टू नीटा D एंड GP इक्वल्स टू नीटा GD। तो ये दोनों रिलेशन के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, तो यहां पर मैंने उसको दोबारा से एक साथ निकाल कर ले आए हैं, गेन एंड डायरेक्टिविटी के रिलेशन और साथ में डायरेक्टिव गेन और पावर गेन का रिलेशन। ओवरऑल एक कंक्लूड कर दूं मैं सेंटेंस, G और D बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब G 100% होगा, दैट मीन्स डायरेक्टिविटी इज द मैक्सिमम गेन ऑफ एनी एंटीना, बट ऐसा नहीं होता, इसलिए हम अलग अलग डेफिनेशंस में इसके आंसर निकालते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत सारी डेफिनेशन है, बट प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन दिस थिंग, बिकॉज जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें वो चीज मेंशन होगी कि हमें किसके रेफरेंस में बताना है, पहली चीज। और अगर नहीं आता है तो आपके मन में जो भी दो डेफिनेशन आ रही हैं आप उसको लिख दीजिए। आपके मन में आ रही है कि पावर गेन के हम इनपुट पावर और टोटल पावर लिखें तो आप उसको लिख दीजिए, बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन दैट थिंग। मैंने आपको सारी डेफिनेशन करा दी है ताकि एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो आप उसको लिख पाएं, बट अगर डिफॉल्ट
रूप में आए तो आप अपने करस्पॉन्डिंगली बता सकते हैं। एंटीना गेन ही पूछा जाए तो आप सिंपल दो डेफिनेशन दे सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंटीना, इन टर्म्स ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना। डायरेक्टिव गेन पूछा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इन टर्म्स ऑफ आइसोट्रोपिक, इन टर्म्स ऑफ पावर। इस तरीके से आप कर सकते हो। सो आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस लेक्चर में हम ये 6 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अगले लेक्चर में 3 प्रॉपर्टियों को पढ़ने। हाय ऑल, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 और यहाँ पे एंड करते हैं एंटीना की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अभी तक जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हैं आपने बीम के बारे में, एंटीना बीम के बारे में मैं कहूँ। बट अब एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं एंटीना के बारे में, कि उस एंटीना का रेजोल्यूशन क्या है, अपर्चर क्या है और इफेक्टिव हाइट क्या है। फाइन, जितनी भी कंडीशंस हमने निकाली, इंटेंसिटी बात करें तो बीम की, पैटर्न बात करें तो बीम का, बट उसमें एंटीना का मेन रोल है जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पहले के जैसे, सो दैट आप इजीली चीज़ों को ग्रैब कर पाएँ, याद कर पाएँ। सबसे पहले रिजोल्यूशन की बात करते हैं। रिजोल्यूशन के केस में मैं एग्जाम्पल लूँगा आपके पास एक स्केल का, स्केल जिससे आप 1 mm को नोट कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 mm उसका रिजोल्यूशन होता है। ऐसे बहुत सारे और भी स्केल हैं जिसका नाम वर्नियर कैलिपर भी है, जिसमें हम mm से कम भी कर सकते हैं। तो ये रिजोल्यूशन कहते हैं कि मिनिमम उससे हम कितना मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से एंटीना के अंदर भी है। फॉर एग्जांपल, आप अगर लेज़र लाइट की बात करें, उस लेज़र लाइट का जो रिजोल्यूशन है हाईएस्ट रहता है। दैट मीन्स वो एक लीनियर लाइन में लाइट को इवॉल्व करती है। अब एंटीना में बात करें, क्या ऐसा हम कोई सिस्टम बना सकते हैं, एंटीना बना सकते हैं कि वो इतना डायरेक्टिव हो कि एक लीनियर पाथ में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सके। दैट मीन्स उसका रिजोल्यूशन हाईएस्ट होगा। तो मैथमेटिकली अगर कहें कि जो हमारी बीम विड्थ है, उस बीम विड्थ का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, और यहाँ डिस्टेंस नहीं, यहाँ एंगुलर डिस्टेंस लिया जाएगा, क्योंकि लाइट हमारी एक मोशन में निकलती है, वो स्टे रेडियन में कैलकुलेट होती है। फाइन। अब रिजोल्यूशन के बाद आता है अपर्चर। अपर्चर में आप अगर कहें आपके यहाँ पर डिश एंटीना लगा हुआ है, उस डिश एंटीने का एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर रेडियस में एक आर्क के फॉर्म में ये आपके पास होती है। दैट मीन्स ये उसका फिजिकल अपर्चर है। अपर्चर के केस में एक इंपॉर्टेंट बात आप याद जरूर रखें कि ये रिसीवर एंड पर बात कर रहे हैं। फाइन। और लास्ट हमारा बचता है इफेक्टिव हाइट, कि एंटीना की इफेक्टिव हाइट हम क्या रखें सो दैट वो इफेक्टिवली सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाए। तो आपने अलग अलग जगह पर देखा होगा, कई सारे एंटीना अलग अलग हाइट्स पर होते हैं और उसका डिजाइन्स अलग होते हैं, शेप अलग होते हैं। तो ये सारी पैरामीटर्स अब हम एंटीना के बारे में बात करते हैं। तो आई होप ये तो आपको बेसिक समझ में आ ही गया होगा। रिजोल्यूशन को आप फटाफट से ये तीनों चीजें भी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये डिफाइन अगर हम करें तो दिस इज मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉइंट्स। तो एक मेन लोब की बात करें, उस मेन लोब में मिनिमम सेपरेशन कितना हो सकता है, 2 अपोजिट पॉइंट्स में। फाइन। तो ये उसका बताता है रिजोल्यूशन। अब अगर मैथमेटिकली बात करें, हम जानते हैं कि FNBW फर्स्ट नल बीम है जो मिनिमम रेजोल्यूशन रखती होगी। इसी वजह से उसका जो हाफ पार्ट है, हमने बीम एरिया के केस के अंदर भी हाफ पार्ट लिया था, आपको याद होगा अगर। इसीलिए यहां भी 1/2 FNBW उसका रेजोल्यूशन कहलाया, या फिर HPBW के इक्वल वो हो जाएगा जैसे ही वो हाफ पाथ में पहुंचेगा। यहां पर हम टर्म ओमेगा ए को भी लेकर आ सकते हैं, बीम एरिया, क्योंकि हम बीम एरिया की तो बात ही कर रहे हैं रेजोल्यूशन के केस में, एक बीम एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ओमेगा ए को भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, थीटा HP फाई HP उसका फॉर्मूला था पिछले लेक्चर में। मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, सपोज एग्जाम्पल वही वाला कि एंटीना हमारे अलग अलग एक आइसोट्रोपिक सोर्स पे अगर लगे हुए हैं, वो रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं। मैंने ये एग्जाम्पल टॉर्च के रूप में आपको बताया भी था। बट हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में हम निकाल सकते हैं 4 पाई बाय ओमेगा ए। ओमेगा ए क्या बताता है, उसका बीम एरिया, एक्चुअल हमें किस एरिया में
चाहिए। और 4 पाई क्या है? टोटल स्टे रेडियन। तो 4 पाई बाय ओमेगा ए उसका क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन, जिसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं। और यही तो फॉर्मूला डायरेक्टिविटी का है, दैट मीन्स डी इक्वल्स टू एन। और डायरेक्टिविटी क्या होती है? विच इज मैक्सिमम गेन। तो कह सकते हैं डायरेक्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजोल्यूशन एंड इज इक्वल्स टू जी मैक्स। तो ये सारी चीजें हम आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। अपर्चर की बात करें, मैंने डिश एंटीना का एग्जाम्पल लिया, या हम कैमरे का एग्जाम्पल यहां पर लें, तो एक पर्टिकुलर कैमरा के अंदर एक पर्टिकुलर होल या स्लॉट जिसके अंदर लाइट एंटर कर सकती है। फाइन, मैंने आपको बताया था ये रिसीवर एंड की बात है, तो इसलिए उसको हमने अपर्चर कहा है। अपर्चर के भी अलग अलग पार्ट हैं, फिजिकल अपर्चर, इफेक्टिव अपर्चर। तो ये दोनों भी हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल तो यही हो गया कि पर्टिकुलर डिश है, आप कितनी भी बड़ी डिश बना लीजिए, दैट इज द फिजिकल अपर्चर, बट इफेक्टिवली वो कितने एरिया में काम कर रही है, उसमें बाकी चीजें लॉस हो सकती हैं। तो इसलिए इफेक्टिव और फिजिकल अपर्चर दोनों ही चीज यहां पर लेकर आए। डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं द टर्म अपर्चर मींस एन ओपनिंग और होल और गैप इन एन अदरवाइज क्लोज सरफेस। अलग अलग टाइप के एंटीना हैं, अलग अलग अपर्चर हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हॉर्न एंटीना का, तो ये ओपनिंग उसकी दिखा रहा है यहाँ पर, जिसके डायरेक्शन क्या है? ई की परपेंडिकुलर है, और ये इसका क्या है? अपर्चर है, और या कहें फिजिकल अपर्चर है भाई। सो मैथमेटिकली नाउ वी कैन डिफाइन एज द इफेक्टिव अपर्चर, अब फिजिकल से इफेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, इज मैक्सिमम रिसीव्ड पावर टू पावर डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, ओके, विच इज कॉल्ड एज AE मैक्स। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जब उसका गेन बेहतर होगा, डायरेक्टिव होगा, उस केस में वो मैक्सिमम पावर को रिसीव करेगा और वो उसका इफेक्टिव अपर्चर कहलाएगा और उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब दोबारा से बैक प्रोपगेशन कर लेते हैं। पावर रिसीव्ड एट एंटीना लोड टर्मिनल एंड पावर डेंसिटी, ओवरऑल कितनी पावर डेंसिटी यहां पर है और ये एंटीना कितनी रिसीव कर पाया, और मैक्सिमम कब करेगा? जब उसकी डायरेक्टिविटी अच्छी होगी। तो इसलिए यहां AE मैक्स वाला टर्म भी आया। फाइन, तो W इज द पावर रिसीव्ड एंड दिस इज द पावर डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू AE, द इफेक्टिव एरिया कहें, इफेक्टिव अपर्चर कहें, या कैप्चर एरिया भी इसको हम कह सकते हैं। कैमरा वाला एग्जाम्पल ध्यान रखिए। फाइन, तो W यहां से निकल कर आ सकता है विच इज इक्वल्स टू PA पावर डेंसिटी इनटू द अपर्चर। फाइन, फिजिकल अपर्चर तो मैं समझा ही चुका हूं। डेफिनेशन के लिए वो एक क्रॉस सेक्शन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के केस के अंदर इंसिडेंट जो हमारी मैग्नेटिक वेव हो रही है। AP इक्वल्स टू AE हो जाएगा कब? जब कोई भी लॉस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता, इसलिए यहां पर एक टर्म एप्सिलॉन AP को जोड़ा गया जिसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो सकती है, जिसको हम अपर्चर एफिशिएंसी बोलते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा, वो ये डायरेक्टिविटी इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर AE, मतलब इफेक्टिव अपर्चर के केस में अगर AE इक्वल्स टू AP हो जाए तो D इक्वल्स टू D मैक्स। फाइन, इसीलिए ये फॉर्मूला आ गया 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर AP। अब दूसरी चीज ये भी कि कितना सिग्नल एब्जॉर्ब कर पाया और कितना फिजिकल अपर्चर था। इसका मतलब AE डिवाइडेड बाय AP क्या बताएगा? वो बताएगा कितना एब्जॉर्ब कर पाया एंटीना। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, दैट मींस यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? AE मैक्स मैंने वहां लिख दिया। तो ये फॉर्मूले इस तरह से याद करने में भी आसान हो जाएंगे। लास्ट रह गया एंटीना हाइट। एंटीना हाइट यहां पर बता रहा है कि हम एक पर्टिकुलर हाइट कितनी रख दें ताकि वो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। अब जरूरी नहीं है इस हाइट की वैल्यू अगर हम और बढ़ा दें तो ऐसा हो, तो वो हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा। चलिए अब कोरिलेट करता हूं, मैंने वहां पर लिया था लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 4, ऐसा क्यों लिया था? चलिए निकाल कर आते हैं। एंटीना हाइट IE है जो इफेक्टिव है। इसने कहा कि भाई इस हाइट पर हर पर्टिकुलर पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू है वो सेम इंड्यूस हो रही है। करंट सेम हो रही है, दैट मीन्स वहां पर E सेम है। फाइन, तो इस तरीके से हम इफेक्टिव हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। सेम करंट IC at all the points along its length and radiates same field E as actual antenna। तो वो हमें क्या देता है? IE। ये करंट नहीं है भाई, ये लेंथ है, ये करंट बता रहा है। ठीक, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब डेफिनेशन के फॉर्म में अगर बोलें, इफेक्टिव लेंथ होती है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन
इंसिडेंट फील्ड स्ट्रेंथ। फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंगली अगर हम मैथमेटिकली बात करें विच इज v अपॉन v बाय एल, तो ये सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो जाएंगी और रह जाएगा मेरे पास केवल l, जो हम मीटर में लिख सकते हैं और जिसको हम वेवलेंथ के टर्म्स में लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि जितना शॉर्ट पल्स होगी उतना ही अच्छा रेडिएशंस होगा, एंड दैट्स वाई हम जो सोर्स है G और जनरेटर उसकी फ्रीक्वेंसी को कम से कम रखते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंगली ही हम डिसाइड करते हैं कि एंटीना की लेंथ कितनी होगी। सो एज ऑफ नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द एंटीना परफॉर्मेंस। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, जिसके अंदर जानेंगे हम रेडियो कम्युनिकेशन लिंक के बारे में। यहाँ दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, फ्रिस फार्मूला और सिग्नल टू नॉइस रेशो। बड़ी टिपिकल सी टर्म आई, रेडियो कम्युनिकेशन लिंक भी और फ्रिस फार्मूला भी। चलिए इसको क्लियर करते हैं पहले। यहाँ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना दो लिए हुए हैं, जिसके अंदर ट्रांसमिशन एंटीना की हाइट टी और रिसीवर एंटीना की हाइट TR, इफेक्टिव अपर्चर ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना AET और इसी तरह से रिसीवर एंटीना का AER। एक्चुअली यही वो प्रोसेस है जिसको हम रेडियो कम्युनिकेशन लिंक बोल रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से सिग्नल हमारा यहां से ट्रांसमिट हुआ और किस तरीके से यहां रिसीव हुआ। बीच इस एयर के अंदर जो डिस्टेंस हमारा R दिखाया उसमें कितने हमारे लॉसेस हो गए। तो एक्चुअली कैलकुलेट हमें यह करना है कि कितना हमारा लॉसेस हुए, जो फ्रिस फार्मूला से बताते हैं। और इसी पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को एक मिनिमाइज फॉर्म में कहें तो इसी को ही हम बोलते हैं रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। क्योंकि ये लॉसेस से जुड़ा हुआ है तो इस टॉपिक के साथ साथ मैंने सिग्नल टू नॉइस रेशो को भी कंक्लूड किया है। तो हम ये दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये बाद वाले टॉपिक अगले लेक्चर्स में। रेडियो कम्युनिकेशन लिंक कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला। जैसा कि मैंने बताया, ये यूज आता है डिटरमाइन करने के लिए लॉसेस बिटवीन टू एंटीनास, दैट मींस ट्रांसमीटर और रिसीवर। चलिए कंसीडर करते हैं यही डायग्राम, जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर लिया, एक रिसीवर लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, ट्रांसमिशन एंटीना की हाइट, रिसीवर एंटीना की हाइट, AET इज द इफेक्टिव अपर्चर और रिसीवर का इफेक्टिव अपर्चर। ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ हम दो कुछ पावर लेते हैं, वो ये कि टोटल पावर रेडिएटेड बाय आइसोट्रोपिक एंटीना, क्योंकि हमें उसी से ही कंपैरिजन करना है। और साथ ही साथ WR की कितनी पावर रिसीव करी, कि एक ट्रांसमिटिंग टावर ने या एंटीना ने पावर WT को ट्रांसमिट किया और रिसीवर साइड पर उसको मिली WR। बट इसी के बीच में एक और टर्म हम लेकर आए, वो है WR डैश। दैट मींस एंटीना के साइड पर कितनी पावर आई और एंटीना के अंदर जो सर्किटरी है वहां पर कितनी पावर उसको मिल रही है। तो इसको भी हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमें फाइनली फ्रिस फार्मूला निकालने के लिए निकालना है कि लॉसेस दोनों में क्या हुए। तो हम ये निकाल लें कि भाई WT और WR के अंदर क्या रिलेशन है, और इंटरमीडिएट टर्म यहां पर लेकर आए हैं WR डैश। चलिए डिराइव करते हैं। हमें पता है पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया एट रिसीविंग टावर, हम जानते हैं वो होती है WT, टोटल पावर हमारी आ गई। और अगर स्फेरिकल सिस्टम की बात करें तो हो गया 4πr स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए इतना वॉट्स। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो हो गया WT बाय 4πr स्क्वायर, जहां पर WT है टोटल पावर जो एमिट कर रहा है ट्रांसमिशन एंटीना। अब WR डैश मतलब अब ये पावर पहुंचती है रिसीवर साइड में, और रिसीवर साइड के भी अभी अपर्चर पर पहुंची, इसलिए यहां पर हमने AER लिया, इफेक्टिव अपर्चर की बात करी और उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली जो पावर रिसीव्ड हुई वो अपर्चर के करस्पॉन्डिंगली होगी ऑब्वियसली। तो इसलिए WR डैश यहां इंटरमीडिएट टर्म आ गई। अब यहां पर P की वैल्यू हमने उठाकर इस जगह से रख दी। तो फाइनली मेरे पास WR डैश आ गया, जो पावर मुझे यहां एंटीना पर रिसीव हुई। अब अंदर चलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ। इफ नाउ दैट द ट्रांसमिशन एंटीना इज प्रैक्टिकल एंटीना, तो जब भी प्रैक्टिकल एंटीना की बात करें तो डायरेक्टिविटी की बात आ जाएगी। और डायरेक्टिविटी और अपर्चर का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वो था dt = 4π/λ² EMT। एक्चुअली यहां पर लिया था E, केवल यहां MT यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि हम मैक्सिमम मानकर चल रहे हैं कि मैक्सिमम गेन है। उस केस के अंदर डायरेक्टिविटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना की। तो ये मेरा dt आ गया।
आगे बढ़ते हैं। अब डब्ल्यू आर और डब्ल्यू आर डैश में डिफरेंस क्या होगा कि डायरेक्टिविटी इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट पैटर्न बनेगी। किस तरह से कि टोटल रिसीव्ड पावर विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू आर डैश इंटू डी टी। वाई टेस्ट हो, क्योंकि यही तो डायरेक्टिविटी है भाई। इस डायरेक्टिविटी के करस्पॉन्डिंगली तो मुझे सिग्नल मिल रहा है फाइनली जो एंटीना पर आया। अब डायरेक्टिविटी उसकी कम ज्यादा हो सकती है, तो एक्चुअल पावर जो रिसीव है वो इसी पर ही निर्भर करेगी। तो ये हमने वैल्यू को ले लिया। अब डब्ल्यू आर डैश की वैल्यू हमने पिछली स्लाइड से यहां पर रख दी और इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट किया। साथ ही साथ dt की वैल्यू भी हमने 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर EMT लिखी, तो हमारा सॉल्व होकर आ गया दिस फॉर्मूला। यहां पर जनरलाइज कर दिया गया, मैक्सिमम नहीं कह रहे, तो केवल AER ले लिया कि रिसीवर एंटीना का अपर्चर, इफेक्टिव अपर्चर। अब WT को आप इधर ले जाएं तो हमारे पास रिलेशन आ गया जो हम निकालने चले थे, WR बाय WT विच इज इक्वल टू दिस थिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इफेक्टिव अपर्चर्स डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर। और इसी को ही हम बोलते हैं फ्रिस फॉर्मूला, जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं WR और WT के बीच में रिलेशन, दैट मींस रिसीव्ड पावर और टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय द आइसोट्रोपिक एंटीना। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया, जो मैं समझता हूं काफी इजी रहा होगा आपके लिए। आप इसको नोटबुक पे करें तो 4-5 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी तब तक काम करेगी जब तक फ्रॉनहोफर कंडीशन, डिटेल इसकी काफी लंबी डेरिवेशन है, जिसने कहा कि ये ट्रांसमिशन रिसेप्शन तब तक काम करेगा, इतना अगर डिस्टेंस होगा तब तक तो ट्रांसमिशन मेरा चलेगा, अदरवाइज वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। सो फाइनली अगर इस चीज को हम गेन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, एक्चुअल में यही हमारा फॉर्मूला आ गया, बट अब इसको फर्दर गेन के फॉर्म में चेंज किया। वो कैसे कि dt मेरा है 4 पाई लैम्डा स्क्वायर AET, ये हम जानते हैं। इसी तरह से डायरेक्टिविटी अगर रिसीवर साइड की बात करें तो वो हो गया हमारा 4 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर AER। तो ये मैंने स्लैश लगा लगा कर इसलिए लिखा है dt इक्वल्स टू GT इक्वल्स टू 4 पाई लैम्डा स्क्वायर AET, या फिर DR इक्वल्स टू दिस थिंग। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं AET को भी और AER को भी, और दोनों की वैल्यू को हम अपने फॉर्मूला में रखें। जब फॉर्मूला में रखेंगे तो फाइनली ये सॉल्यूशन निकल कर आता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म सामने आती है, लैम्डा बाय 4 पाई R का होल स्क्वायर GT.GR। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं फ्री स्पेस लॉस फैक्टर। तो यही तो फ्रिस फॉर्मूला का ऑब्जेक्टिव था कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक में फ्री स्पेस के बीच में कितना सिग्नल मेरा लॉस हो गया, जो हमने कैलकुलेट किया, एंड दैट लॉस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लैम्डा बाय 4 पाई R का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फ्रिस ट्रांसमिशन फॉर्मूला यूजिंग द गेन ऑल्सो। अब बात करते हैं जब लॉस की, तो बात करते हैं जरूर सिग्नल टू नॉइस रेशो की, जिसको शॉर्ट में हम SNR के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि ये वर्ड ही बता रहा है, दिस इज द रेशो बिटवीन सिग्नल, मेरा क्या सिग्नल रिसीव हुआ और कितनी मुझे नॉइस रिसीव हुई। जो ट्रांसमिशन एंटीना से मेरा तो प्योर सिग्नल गया, बट रिसीवर एंटीना पर जो सिग्नल मेरा आ रहा है तो उसके अंदर सिग्नल भी हो सकता है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, साथ साथ लॉस भी जुड़ा हो सकता है। तो इसको ध्यान रखें। तो एक टर्म लेकर आए, वो है SNR, एंड दैट इज इक्वल टू द सिग्नल डिवाइडेड बाय द नॉइस। अब इसको वोल्टेज की टर्म्स में ले सकते हैं, पावर के टर्म्स में ले सकते हैं, बट बात वहीं की वहीं हो गई कि किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, केवल इतना सा हमारा चेंजेस हुआ। तो दिस इज द सिग्नल टू नॉइस रेशो। और साथ ही साथ अगर हम डिवाइड कर दें इनपुट साइड का सिग्नल टू नॉइस और आउटपुट साइड का सिग्नल टू नॉइस, इस पर्टिकुलर F को बोलते हैं हम नॉइस फिगर। तो ये भी हमारा एक पैरामीटर होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम रेडियो कम्युनिकेशन लिंक के बारे में जान सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। सो हमने कवर ये दोनों टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको फील्ड फ्रॉम ऑसिलेशन, हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम फील्ड्स फ्रॉम ऑसिलेटिंग डाइपोल पढ़ने जा रहे हैं। दो नई सी डेफिनेशंस, फार फील्ड्स और नियर फील्ड्स भी यहाँ पर आएगी। बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, बट आई एम श्योर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रिस फार्मूला और सिग्नल टू नॉइस रेशो, जहाँ पर लॉसेस के बारे में कैसे निकालते हैं फ्रिस फार्मूला के थ्रू, और पैरामीटर सिग्नल टू नॉइस रेशो आपने जाना। अब हम फील्ड्स
फ्रॉम ऑसिलेटिंग डाइपोल। यहां मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यहां पूरा होने वाला है कि किस तरीके से एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं और ट्रेवल करती हैं फ्री स्पेस में। ये सारा जितना भी हमारा यूनिट है सब एक ही साथ कंक्लूड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद दिला दूं। मैंने आपको शुरुआत में ही कंसेप्ट्स बताए थे। वो ये बताए थे कि एक स्टैटिक चार्ज है तो वो रेडिएट नहीं करता। साथ ही साथ मैंने बताया अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड पर चलेगा तो भी रेडिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर टाइम चेंजिंग करंट होना चाहिए, टाइम चेंजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। ओके, और ये भी बताया था कि अगर कोई बैंड होगा तब भी रेडिएशंस होंगी, और अगर वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर चलेगा जहां एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दोनों ही चीज है, टाइम चेंजिंग करंट वहां पर है, तो वो रेडिएट करेगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, वो भी यहां पर काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या क्या चीज लिखनी होगी, यही सारी बातें लिखनी होगी कि हम जानते हैं कि स्टेशनरी चार्ज है वो रेडिएट नहीं करता है, जब चार्ज एक्सेलरेट होगा वो रेडिएट करेगा। फर्दर अगर वो टू एंड फ्रो मोशन में चलेगा उस केस में भी वो रेडिएट करेगा। फर्दर अ चार्ज रिजर्विंग डायरेक्शन ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एंड ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो रेडिएट्स, जिस तरीके से हम अपने एंटीना में रखते हैं। ये सारी वो बेसिक सी बातें इंक्लूडिंग दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन वेयर आई डॉट इज द टाइम चेंजिंग करंट, एक्सेलरेशन, लेंथ ऑफ द एलिमेंट और टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सारी बातें आप लिखें और उसके बाद आप स्लोली इलस्ट्रेट करें। सो लेट अस कंसीडर कि एक टू एंड फ्रो मोशन विद इन अ कंडक्टर। कंसीडर करते हैं एक अपना डाइपोल एंटीना जिसके अंदर ये चार्ज हार्मोनिक मोशन के अंदर फ्लो कर रहा है, जिसकी लेंथ L0 है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ये चार्ज मेरा पॉजिटिव यहां है, डाइपोल एंटीना की बात कर रहे हैं, तो दूसरा मेरा नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा। उसके करस्पॉन्डिंगली फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम दिखा सकते हैं, फ्लक्स लाइंस कहें, फील्ड लाइंस कहें, इस तरीके से हम दिखाते ही आए हैं। इस समय पर t इक्वल्स टू 0 कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बट यहां पर v होगा, क्योंकि अब ये तुरंत ही क्या करने वाला है, मूव करने वाला है दूसरी डायरेक्शन के अंदर एज सून एज द पोलैरिटी ऑफ द जनरेटर इज चेंज, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था। अब टाइम ले चलते हैं 1/8 पीरियड। यहां देखिए ये कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, केवल 1/8, फिर करेंगे 1/4, फिर करेंगे 1/2, दैट मीन्स टाइम इज रिड्यूसिंग। तो ये जो शॉर्ट टाइम है, इस टाइम पीरियड को हम बढ़ाते जा रहे हैं एक तरीके से, या फिर कहें पीरियड का टाइम कम कर रहे हैं। आप जैसे भी इसको समझते चलिए। तो t इक्वल्स टू T1 इस तरह भी मानकर चल सकते हैं। अब T1 टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर ये जो पोल्स हैं हमारे वो और क्लोज आएंगे, जिनकी वजह से ये जो फील्ड लाइन है अपनी शेप को चेंज करेगी। फर्दर यहां पर हमारा I की वैल्यू कुछ होगी। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टाइम, जिसमें हमने कहा t इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द पीरियड, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 1/4 ऑफ t। अब ये चार्ज मेरे पास में आ गए हैं, एक कुछ इस तरीके से इनके बीच में एक रेडिएशन पैटर्न बनेगा। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। अब फाइनली क्या होगा, अब ये चार्ज एक दूसरे को रिवर्स करेंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव की जगह और नेगेटिव पॉजिटिव की जगह। तो यहां पर उसी चीज को दिखाया गया है कि चार्ज ये पास में आए और उसके बाद अपनी डायरेक्शन को इन्होंने रिवर्स कर लिया, और जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये जो रेडिएशन पैटर्न हमारी बनी थी वो रिवर्स होने लगेगी कुछ इस तरीके से। तो यहां कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जैसे ही रिवर्स हो जाएंगे, ये जो हमारा पहले वेव बनी थी पिछली बार तक जो क्रॉस हो गई थी, वो वहां से डिटैच हो जाएगी और नई वेव फॉर्म होने लगेगी। ठीक इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा टाइम टू टाइम, और फर्दर वेव्स यहां पर निकलनी शुरू हो जाएगी। t इक्वल्स टू 1/2t, दैट मीन्स हाफ ऑफ द साइकिल। आप देखें कि एक जनरेटर की इस हाफ साइकिल में क्या क्या चीजें हो गई, कि एक वेव निकलकर बाहर चली गई और एक हाफ यहां से निकलकर आ गई। तो अगर फुल वेव की बात करें तो यहां से करीब करीब ऐसे 2 वेव फ्रंट निकलकर बाहर चले जाएंगे, जिस वजह से कुछ जो फील्ड पैटर्न है ऐसा दिखाई देगा। काफी एक्साइटेड होंगे इस पैटर्न को देखने में। ऑब्वियसली ये हमें नोटबुक्स में नहीं लिखना है, ये आपके बताने के लिए, और एग्जाम बुक में भी नहीं लिखना है। बट ठीक इसी तरीके से ये डाइपोल एंटीना अपने पोज को चेंज करेगा और फील्ड को इवॉल्व करता चला जाएगा, और इसी तरीके से हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा अब किस तरीके से
हमारे रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं बिकॉज ऑफ द एंटीना रेडिएशंस, डाइपोल, चेंजिंग ऑफ पोल्स, time changing current, velocity and the continuity equation. I hope all thing is clear now. अब इस रेडिएशन पैटर्न के अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे जो फील्ड इस पर्टिकुलर एंटीना के सरकमफ्रेंस में होगी इसका कोई भी नाम नहीं दिया। इसके बाद एक पर्टिकुलर रीजन में, जब रीजन वो लिया हमने फ्रॉनहोफर कंडीशन से, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं नियर फील्ड, और जो इस फ्रॉनहोफर कंडीशन से बाहर होंगी उसको हम बोलते हैं फार फील्ड्स। तो ये हमारी फार फील्ड कहलाएंगी, और ये इंटरनल हमारा एंटीना रीजन, और रेडियस इसका कितना भी हो सकता है, विच डिपेंड्स ऑन कि कहां से कहां तक सिग्नल पहुंचा रहे हैं, बट यहां पर फ्रॉनहोफर कंडीशन भी सामने आएगी, उससे ज्यादा दूर हम नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक मोशन ऑफ द डाइपोल एंटीना हमारी रेडिएशंस होती हैं और सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। इन फील्ड्स को हमने देखा, अलग अलग फील्ड का नाम दिया, जिसको हमने नियर फील्ड और फार फील्ड दिया, और इसका कंपैरिजन हमने फ्रॉनहोफर कंडीशन से लिया, जो हमें दो जोन्स के अंदर फील्ड को बांटता है। हमने क्लियर कर लिया फ्रिस फार्मूला, ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल, सिग्नल टू नॉइस रेशो। अब दो टॉपिक हमारे बचे हैं, जिसको खत्म करके हम इस यूनिट को एंड करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर अपने इस यूनिट का, जिसमें हम एंटीना टेम्परेचर और एंटीना इम्पीडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो पहले हमने कवर किए, और अब ये दोनों टेम्परेचर एंटीना और एंटीना का इम्पीडेंस हम करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करने से पहले फिर से कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे ही आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि एंटीना का टेम्परेचर, फाइन, तो हमें लगा होगा कि एंटीना का टेम्परेचर राइज करेगा जब वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, और एंटीना इम्पीडेंस की जो उसकी सर्किटरी है एक्चुअली एंटीना की, उसका क्या इम्पीडेंस होता होगा, लेट्स से जेड। नो, यू आर थिंकिंग द रॉन्ग थिंग। अब मैं ये कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। यहाँ एंटीना टेम्परेचर का मतलब है जब हमारा कोई पर्टिकुलर टर्मिनल एंटीना, उसको हम स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो स्काई का जो टेम्परेचर है, लेट अस से ये टेम्परेचर टी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये सिग्नल हमारा कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होगा, उसका लॉस होगा। तो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेरी ये स्काई वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं एंटीना टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पर एंटीना एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, इसीलिए इस टर्म को लेकर आया गया, और यहाँ पर एंटीना नॉइस टेम्परेचर या फिर एंटीना टेम्परेचर, दैट मीन्स बोथ आर रिलेटेड टू द नॉइस। अब इस टेम्परेचर की वजह से जो हमारे टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे इस वेवफॉर्म को इवॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर इम्पीडेंस का सामना भी करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, एंड दैट पर्टिकुलर इम्पीडेंस इज कॉल्ड ZL। हमने इस स्काई की इम्पीडेंस को यहाँ पर माना है, ना कि इस सर्किटरी को। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सा डायग्राम है, ये हमारा एंटीना, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्काई हमारा एक टेम्परेचर T पे है, उसकी वजह से इस रेडिएशंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, दैट इज स्काई एट टेम्परेचर T, और वी कैन से एंटीना टेम्परेचर एंड वी कैन से एंटीना नॉइस। चलिए, अब समझ में आ गया होगा, तो खत्म कर देते हैं इस टॉपिक को। टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है एंटीना के टेम्परेचर से, इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर एट डिस्टेंट रीजन्स या सराउंडिंग्स। कोई रेजिस्टेंस का भी एंटीना से रिलेटेड नहीं है, वो भी सराउंडिंग के रेजिस्टेंस का लेना देना है। ऐसे एंटीनास को हम रिमोट सेंसिंग डिवाइस की तरह भी यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के काम में ला सकते हैं। वी कैन मेक इट लाइक अ टेम्परेचर सेंसर। एंटीना टेम्परेचर TA से डिनोट करते हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस RR से डिनोट करते हैं। दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसा मैंने बताया, ये एक तरीके की नॉइस है, तो यहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉइस पर यूनिट बैंडविड्थ। कैसे? कि वो टोटल नॉइस जो है वो हमारी P हुई, विच इज करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर T ऑफ द स्काई और द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहां पर कहा, और K हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले आए। जब भी थर्मल की बात करें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है। दैट पावर लॉस और द नॉइस
we can calculate by using the formula KTA, where TA is the antenna noise और antenna temperature. ऐसे टेलीस्कोप को हम टेम्परेचर मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम रेडियो टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं. अब टेक्निकली एंटीना नॉइस, टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ एंटीनाज रेडिएशन रेजिस्टेंट डिटरमाइंड बाय द स्काई टेम्परेचर एट विच एंटीना बीम इज डायरेक्टेड. नाउ आई कैन से, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. मैथमेटिकली हम इसको निकाल सकते हैं. सपोज कोई फ्लक्स है जो S फ्लक्स हमारा है और AE which is the aperture of the antenna and divided by the K. K is the Boltzmann constant और ये मेरा डिग्री केल्विन. तो इस तरीके से भी हम TA को कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of these following acronyms of the RX. यहाँ पर ये चीज का जरूर याद रखें, ये हमारा रिसीवर एंटीना की बात कर रहे हैं. अब एंटीना इंपीडेंस की तरफ चलते हैं. लास्ट टॉपिक हमारा एंटीना टेम्परेचर खत्म किया. तो एंटीना इंपीडेंस भी मैंने आपको बताया कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट नहीं, इंपीडेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. बेसिकली इंपीडेंस ऑफ एन एंटीना एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो वो उसका बताता है एंटीना इंपीडेंस. मैंने कहा स्काई के अंदर जो रेडिएशन फ्लो कर रही है उसमें E और H का क्या रेशियो है, ये बताता है एंटीना की इंपीडेंस, ना कि वहां हम इंटरनल सर्किटरी का रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं. ये सेल्फ इंपीडेंस भी कहलाता है, म्यूचुअल इंपीडेंस भी होता है, मतलब दूसरे की वजह से या खुद ही के वजह से, ये भी हम पढ़ने वाले हैं. दो अलग अलग तरीके हैं, पॉइंटिंग वेक्टर मेथड या इंड्यूस्ड इंपीडेंस मेथड. दो तरीके से इसको हम मेजर कर सकते हैं. तो ये हमारे MCQs के लिए भी काम आ गया. अब बात करते हैं सेल्फ इंपीडेंस की. सेल्फ इंपीडेंस इज बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ V एंड I कहें, E एंड H कहें, वो उसकी खुद की वजह से, दूसरे की वजह से नहीं. तो इसलिए उसको एंटीना इनपुट इंपीडेंस का भी नाम दिया गया, जिसको हम कहते हैं ZL से डिनोट करते हैं, जो एंटीना के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस मिले बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर. दैट इज कॉल्ड द एंटीना सेल्फ इंपीडेंस. इसका दूसरे एंटीना से कोई रिलेशन नहीं है. इसको हम ZL से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट आते हैं, वो है रेजिस्टिव और रिएक्टिव, जिसको हम R और X से डिनोट करते हैं. सिंपल हम इसको ZL से या फिर Z11 से डिनोट कर सकते हैं सेल्फ इंपीडेंस को. म्यूचुअल इंपीडेंस बिकॉज ऑफ द अनदर वन. सो इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव रेशियो ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन वन सर्किट टू सेकंड सर्किट. तो किसी एक पर्टिकुलर सर्किट की वजह से मेरे फर्स्ट सर्किट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इंपीडेंस आ रहा है, जैसा हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ा है, इसी तरह से यहां पर भी म्यूचुअल इंपीडेंस है. तो यहां पर एक का वोल्टेज लेंगे तो दूसरे की करंट, इस साइड में इसकी वोल्टेज ले लो तो इसका करंट. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइमरी का सेकेंडरी से या सेकेंडरी का प्राइमरी से. किसी भी तरीके के कनेक्टिविटी ऑफ एंटीना में कैलकुलेट किया जा सकता है. और नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ, क्योंकि वो अपोज करेगा. Z21 इक्वल्स टू माइनस E21 डिवाइडेड बाय I1. तो पहले सर्किटरी का करंट, यहां दूसरे सर्किटरी का करंट. आई होप ये आपको बहुत क्लियर होगा बिकॉज ऑफ द EMF लॉज आपने अच्छे से पढ़ा है. बस यहां पर उसको इंपीडेंस कह दिया है. इट डिपेंड्स ऑन द इंड्यूस्ड करंट. दूसरे की वजह से पहले सर्किट में कितना करंट इंड्यूस हो गया, ये चीज उसकी म्यूचुअल इंपीडेंस को